बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम मुकाबिल के साथ इस्लामाबाद स्टूडियो से मैं हूं सरवत वलीम। रऊफ क्लास्ट्रा, आमिर मतीन स्टूडियोज में हमारे साथ ही मौजूद हैं। कौमी असम्बली का अहम इजलास, चंद वज़रा की मौजूदगी में अपोजिशन की जानिब से लोटा लोटा की चारों जानिब गूंज। हुकूमत ने CPEC के मुआहदे पार्लियामेंट की बजाय IMF से शेयर किए हैं। सेनेटर रज़ा रब्बानी की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। सेनेट में फालूदा वाला के अरबपति बनने का मामला भी ज़ेर बहस आया। खुसरो बख्तियार कौमी असम्बली में किस बात की वजाहत देते रहे। हुकूमत और ऑपोजिशन में होने वाली आंख मचोली की बराह रास्त कहानी जानेंगे आमिर मतीन की जुबानी। आगे बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि LNG टर्मिनल 2 के मुआहिदे किन शराइत पर हुए। दूध से LNG टर्मिनल को लगाने की जरूरत क्या थी। कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाकर इकबाल ज़ैद अहमद को अरबों रुपए का फायदा कौन और क्यों पहुंचा रहा है। सेनेट कमेटी में दस्तावेजी सबूतों के साथ होने वाले इंकिशाफात आपके सामने रखेंगे। प्रोग्राम के जब दूसरे हिस्से की जाने बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने लाहौर में कब्जा ग्रुप की सरबराही करने वाले मंशा बम को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दे दिया। PTI के MN करामत खोकर मंशा बम के पुष्टपनाह निकले। PTI वालों ने कब से बदमाशी शुरू कर दी। क्या नया पाकिस्तान बदमाशों की पैरवी करके बनाने चले हैं। चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार के अहम रिमार्क्स। प्रोग्राम के जब तीसरे हिस्से की जाने बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे रेलवे का कलमदान संभालते ही शेख रशीद ने खसारे का शिकार रेलवे में सैकड़ों भर्तियों का इश्तिहार दे दिया। NH63 रावलपिंडी से अपने भतीजे के जिमनी इलेक्शन से 15 रोज कबल भर्तियों का इश्तिहार देकर वजीर रेलवे शेख रशीद ने इलेक्शन शफाफियत को भी मशकूक बना दिया। क्या इलेक्शन कमीशन इंतखाब से पहले दिए गए भर्तियों के इश्तिहार के खिलाफ नोटिस लेकर कोई कार्रवाई करेगा, यह भी जानने की कोशिश करेंगे। और इसके साथ साथ एम्बेसी रोड पर दरख्तों के कत्लेआम का मामला भी ज़ेरे बहस रहेगा। CTA ने अब की बार कोई नया दरख्त नहीं काटा। वजीर माहौलियात मलिक अमीन असलम का प्रोग्राम मुकाबिल का मौक़िफ़। दूसरी जानिब आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से CTA ने रातों रात एम्बेसी रोड पर बेशुमार 60 साल पुराने दरख्त काट दिए हैं। अब कल दिन 11 बजे वजीर माहौलियात मलिक अमीन असलम इस जगह का मुआयना करेंगे तो किस तरह से CTA अपना दिफा करेगा। तमाम हकीकत और तमाम स्टोरी आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले उस इजलास की बात होगी जिसमें आज लोटा लोटा की चारों तरफ हमें गूंज भी सुनाई दी। आप तो पार्लियामेंट के अंदर मौजूद थे, आज अंदर का माहौल कैसा था। मैंने कसम खाई हुई है कि मैं काफ़ी अर्सा तक मुस्बत बातें करूंगा इस गवर्नमेंट के मुतालिक। तो बेहतर बात यह थी कि आज वज़ीरों की हाज़िरी बेहतर थी, मगर लोटा लोटा की आवाज़ें ऐसे लगीं कि खुसरो बख्तियार साहब बिनी बजट के ऊपर तकरीर करने आए और उन्होंने शुरू किया जनाब हुकूमत नून लीग के पिछले पंजाब में 10 साल, और उस पर 10 साल पे बड़ा जोर लगाया। खुसरो बख्तियार साहब ने ना 10 साल की जब बात की और 5 साल पिछले की बात की तो वो ज़ाहिर है लोगों ने कहा जनाब ये 5 साल जिसका आप बड़ी वो कर रहे हैं, ये 5 साल आप उस हुकूमत में रहे हैं और जो है ये आप लोटा लोटा की आवाज़ें तो लगनी थी। तो उसमें हालांकि कुछ अच्छी बातें कर रहे थे, उनको एकदम से उन्होंने कहा जनाब ये 1000 अरब रुपए का जो था ना PSDB डेवलपमेंट फंड था, और ये डार साहब ने बिल्कुल भी हसन इकबाल की नहीं सुनी और 336 अरब इसमें से निकाल दिए गए रुपए। तो बड़ी मुझे तकलीफ़ है और ये वो। तो वहाँ से पीछे जो आवाज़ें लग रही थी उन्होंने कहा जनाब ये पिछले 5 साल जब आप वहाँ पे असम्बली में बैठे थे उस वक्त भी कभी आवाज़ लगाई थी, कभी पार्लियामेंट में, कभी TV पे या कभी बाहर पब्लिक में, इधर वहाँ तो आवाज़ नहीं निकली। आवाज़ इनको जब इलेक्शन के बाद वो एकदम अब लोगों को भूल भी गया है कि जनूबी महाज बनाया गया, जनूबी पंजाब का महाज बनाया गया था आखिर वक्त में, जो बाद में PTI में मर्ज हो गया, और वो नारा था कि जनाब ये सराइकी सूबा बनाया जाएगा। एकदम से याद आ गया और वो उसके बदले PTI की टिकट भी मिल गए, माशाल्लाह जीत गए और वजीर भी बन गए। वो पूरा एक ग्रुप बनाया गया था जिसके जरिए वजारत भी मिल गई। पंजाब में वजीर बनाया गया है। जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह सूबा सराइकी सूबा बने ना बने ये वजीर बन गए हैं। उसके बाद से कहीं मैंने नहीं सुना जिक्र, अभी तक क्लास साहब दुरुस्त कर देंगे मुझे, कि अगर किसी जगह पे इन्होंने असम्बली के अंदर या असम्बली के बाद सराइकी सूबे का कहीं नाम भी लिया। हाँ, हालांकि अगर इनको इंश्योरेंस करा दी जाए कि उसके चीफ मिनिस्टर आप होंगे या भाई होगा या कोई मखदूम ज़्यादा होगा तो फिर ये शोर आप सुनने में पाएंगे। तो क्लास साहब इसमें बात करेंगे। मैं असल जो है ना असम्बली में खबर नहीं थी, असम्बली में जो पार्लियामेंट की जो सेनेट की जो कमेटी थी आज एनर्जी की, उसके अंदर
अंदर असल खबरें वहाँ से निकली, बॉम्बशेल। और हमारे रिपोर्टर इमरान मगराना साहब बहुत मेहनत करते हैं और एक्टिवली वहाँ 3 घंटे बैठ के सारे नोट्स लेते रहे हैं। तो वो जो हम यहाँ पे शोर मचाते रहे कि जनाब 500 अरब, कई प्रोग्राम है हमारे इसके ऊपर कि $500 मिलियन का जो टीका लगाया गया है गवर्नमेंट को, ये तकरीबन 60-65 अरब रुपया बनता है। 60-65 रुपया खा गया ऑयल माफिया, जिसके अंदर ये बड़े बड़े ऑयल के माफिया के मगरमच्छ बैठे हुए हैं, साथ में उसके अंदर ब्यूरोक्रेट्स शामिल थे, साथ में बिजनेसमैन एंड पॉलिटिशियन शामिल थे। इसी केस के अंदर जो है हम यहाँ शोर मचाते रहे कि खुदा के लिए गवर्नमेंट को महीना हो गया, कोई इसकी इंक्वायरी तफ्तीश करवा ले। ना गवर्नमेंट को हुई, बिल्कुल वही माफिया, ना तो उमर अयूब साहब बोले, ना गुलाम सरवर साहब बोले, वो इंक्वायरी कोई नहीं करवा रहा था। असद उमर साहब भी खामोश थे। तो फाइनली आज सेनेट की कमेटी ने हौसला करके उन्होंने इंक्वायरी की है। उन्होंने कहा जनाब ये बहुत ही खौफनाक वो चीज़ है, इसका पूरी इंक्वायरी का उन्होंने ऑर्डर किया है। एंड क्रेडिट गोज़ टू सेनेटर मोहसिन अजीज़ साहब, सेनेटर शमीमा अफरीदी, सेनेटर सरदार आज़म मूसा खेल। इन्होंने आज बड़ी ब्रीफिंग भी अच्छी ली, सवाल जवाब भी हुए और ये इंक्वायरी कर दी। अच्छा, अब ये जो आम आदमी को समझात दहानी के लिए कि जो $500 मिलियन हैं, ये इसकी वजह से पहले बिजली की लोड शेडिंग पिछले 3-4 महीने में गर्मियों में आप सफ़र करते रहे, आइंदा आने वालों पे तैयार हो जाएं। सर्दियों में जो है गैस की भी लोड शेडिंग इसी की वजह से आ रही है। और उसके पीछे ये था कि बाबुओं ने, बिजनेसमैन ऑयल माफिया ने मिलके LNG जो कि सस्ती पड़ती है उसके 3 कार्गो 6 में से कैंसिल कर दिए और वो डिमांड कम दी कि जी हमें LNG की ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं है। एक तो बात यह है कि ये इंक्वायरी हो रही, हमारी दरख्वास्त है, मोस्ट प्रॉब्ली करेंगे कि सेनेटर मोहसिन अजीज़ साहब, इसमें जो हम बाकी 1-2-3 सालों से इकबाल ज़ैड अहमद साहब का बताते रहते हैं कि जनाब ये जो टर्मिनल सेकंड दिया गया है ये बिल्कुल फ्रॉड था, देने की वजह भी गलत थी और बाद में भी सिलसिला जारी है। और फर्स्ट टर्मिनल के भी जो हम बातें कहते हैं सेकंड की प्रॉफिटेबिलिटी से, कितना प्रॉफिट का मार्जिन है, फर्स्ट के ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि उसको भी शामिल किया जाएगा इसके अंदर। ये सारे गैस और उसके शाहिद खान अब्बासी साहब का रोल आ जाता है एज पेट्रोलियम मिनिस्टर, और फिर मेरा ख्याल है प्राइम मिनिस्टर हम कहते रहे, इसी वजह से लगाया गया उनको वो जो है। और मुफ्ता साहब का जिनकी निगरानी में ये सारा काम हुआ, वो भी बिल्कुल अक्यूज है इसके अंदर जो है। इकबाल ज़ैड अहमद साहब का इसमें रोल जो हम कहते रहे हैं कि जनाब उन साहब का कि ये आ गया कि जो टर्मिनल है ये 44% क्लास ऑफ कैपेसिटी चार्जेस कहते रहते ना कि ये 44% इस्तेमाल नहीं हुआ, जिसकी वजह से इकबाल ज़ैड अहमद साहब को ये $45 मिलियन मिल गए हैं सिर्फ ये 9 महीने 10 महीने इस्तेमाल ना करने से। 4.5 अरब रुपए, ये तकरीबन 5 अरब रुपया बन जाता है। 5 अरब रुपए के करीब उसको टोटल मिल जाता है, $45 मिलियन मिल जाते हैं। और जो मज़े की बात यह है कि इसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट है ये इन द फर्स्ट प्लेस तो इनको मिल ही नहीं सकता था। ये सबसे बड़ा स्कैम है कि वो 92 करोड़ रुपए दिए गए कंपनी को कि ज़रा ये देख लें जो बिडिंग वाली पार्टीज है ना, इनकी ज़रा चेक करें इनकी क्वालिफिकेशन बनती है कि नहीं बनती। ये क्वालिफाई नहीं करते थे, ये बिडिंग नहीं कर सकते थे। नैब के मुलजिम रहे हैं, इन्होंने डील की हुई है उनके साथ, बार्गेन की हुई है, इन्होंने प्री बार्गेन, वॉलंटरी रिटर्न, वो अभी भी वो जमानत पे हैं। और उस वक्त 14 अरब रुपया इन्होंने गैस का कंपनी का देना था, ये बिडिंग ही नहीं कर सकते थे। मगर उसके बाद जो है इन्होंने इनको दे दिया गया, कहा जी जल्दी, क्योंकि जल्दी है चाहिए। सो 1 अगस्त से पहले इनको वो टर्मिनल करना था, टर्मिनल वो नहीं आया, वो जाके जनवरी में, तो तकरीबन 6 महीने वो टर्मिनल नहीं बना। अच्छा, उसका इनको जुर्माना किया गया कि जनाब ये जुर्माना है। जुर्माना इनको पहले 30, ये कैसे मैंने आम आदमी को तफसील बता दें, $30 मिलियन किया गया और उसमें इन्होंने वो आर्बिट्रेशन में चले गए जो है ना, कि नाम ये नहीं है। और उसके अंदर जो इनके मिले जुले अफसरान थे, वकील भी मिले हुए थे, उनका एक जाली खत गया कि जनाब इनको 30 मिलियन से ना 1 मिलियन कर दिया जाए। वो वकील साहब मुकर गए कि जनाब मेरा ये जाली फॉर्जरी हुई है, वो डॉक्यूमेंट मेरे पास पड़ा हुआ है, अगर कभी जरूरत पड़ी तो दिखा भी देंगे कि फॉर्जरी हुई। जो 20 मिलियन है उससे भी ये इनकारी है देने में। सो बात ये है कि जो इन्होंने गवर्नमेंट का 51 मिलियन देना है, ये इनकारियां लेने से, मगर कैपेसिटी चार्जेस जो इन्होंने लेने ना 45 मिलियन, वो गवर्नमेंट बड़ी बेताब है इनको देने के लिए और काफी सारा शायद ले भी चुके होंगे। तो इनकी कॉस्ट, क्लास साहब ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है जो इन डॉक्यूमेंट्स में आई है, वो ये है कि कॉस्ट जो टोटल इनकी पड़ी ना, इनका जो $130 मिलियन के करीब था, जिसमें से डेट और इक्विटी इनके जो सासे थे और जो कर्जा है ना वो 60-40 के करीब था।
सो लिहाजा इनका जो टोटल इन्वेस्टमेंट है ना ये कैपेसिटी चार्जेस में ही पूरी हो जाती है। 51 मिलियन जो है ना जो इन्होंने गवर्नमेंट के देने हैं ये इनकारी हैं देने से, और 45 मिलियन डॉलर जो कैपेसिटी चार्जेस इन्होंने लेने हैं वो ये बड़े बेताब हैं लेने में। सो हम किससे सवाल करेंगे मुझे मीटिंग में ज़रा आज कुछ ज़्यादा अहम चीज़ें हुई, मेरा ख्याल वो शेयर करनी ज़रूरी है। एक तो ये है वहाँ पे एक आम आदमी को थोड़ा सा समझाने की ज़रूरत है। आम आदमी नहीं समझता कि जब, और अच्छा वहाँ पे उन्होंने उठाया वहाँ सेनेटर्स ने मामला जो है कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो ये किसको फ़ायदे दे रहे। सेनेटर शमीम अफरीदी ने भी पूछा या सेनेटर मोहसिन अजीज़ ने। वैसे मोहसिन अजीज़ को अंडर यूटिलाइज़ किया जा रहा है इस हुकूमत में। मेरा जो ख्याल है कि आप उनकी गुफ्तगू, उनकी एक्सपर्टीज़ वो बहुत ये बेहतर और कॉम्पिटेंट मेरा ख्याल है। पीटीआई में 2-4 जो लोग जिनकी आप कह सकते हैं जिनको अपने बिज़नेस का पता है, बिज़नेस मीन ऑफिशियल चीज़ों का, उसमें मोहसिन अजीज़ या शिबली फराज ये वो लोग हैं जो मेरा ख्याल है समझते भी हैं। अब सेनेट को क्योंकि बिल्कुल उन्हें दूर रखा हुआ है गवर्नेंस के इशू से, ना वजीर वहाँ से ले रहे हैं, ना वहाँ से किसी को कोई अहम उसमें जिम्मेदारी सौंपी जा रही है, क्योंकि इमरान खान कभी सेनेट में गए नहीं है। वो इन सेनेटर्स की कैपेसिटी से या इनकी काबिलियत से वाकिफ़ नहीं है। अदरवाइज अब उसमें शिबली फराज को देखें, कितनी ज़बरदस्त रिपोर्ट पर शिबली फराज लेके आए हैं, जो 480 बिलियन के उन्होंने सर्कुलर डेट की इंक्वायरी करके सेनेट ऑफ पाकिस्तान में पेश की। बिग अचीवमेंट वो आप देखें शिबली फराज की, किसी को पता ही नहीं है यहाँ पे, ना उनकी पार्टी को पता है, ना उनकी पार्टी आके उसको रोमेटासाइज करेगी कि हमारे सेनेटर ने कितना बड़ा काम किया। उसमें मोहसिन अजीज़ भी शामिल थे इसी को इंक्वायरी करने में। 480 बिलियन जो डेट वाली आके स्टोरी थी। अब जो मोहसिन अजीज़ ने जो बातें की, उन्होंने कहा जी एक हमें समझाया जाए, आपने 2 टर्मिनल लगाए। पहला एंग्रो का था, एंग्रो के साथ आपने वहाँ पे जो फ्रॉड किए, जो वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन हो रहे थे, गुलाम सरवर खान ने वहाँ पे कहा भी है इसके सामने वहाँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कि जनाब के जो हमने अब तक जायज़ा लिया है तो खकान अब्बासी साहब एंड कंपनी और एंग्रो ये स्कैंडल है, और इसमें बड़ी ये उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने चीफ जस्टिस साहब के सामने कहा है इसमें स्कैंडल है और इसमें बहुत सारी बदउनवानियाँ हुई हैं। ये शायद खकान अब्बासी साहब और एंग्रो ये कराची वाले जो हैं, ये कराची के सेठ जो दाऊद हैं, ये उन्होंने वारदात डाली। $2,72,000 जो डेली ले रहे हैं। इस पे उन्होंने मोहसिन अजीज़ ने आज सवाल उठाया कि पहला टर्मिनल जो है उसके होते आपको दूसरे की क्यों जरूरत पेश है। सवाल ये है कि आपने दूसरा टर्मिनल क्यों बनाया, और दूसरा टर्मिनल जो है उसकी यूटिलाइजेशन सिर्फ यहाँ पे आपकी 54% हो रही है, वहाँ 46% तो इस्तेमाल ही नहीं हो रहा। जो इस्तेमाल नहीं हो रहा इसके बावजूद उसको कैपेसिटी चार्जेस उसको डेली की बुनियाद पे दिए जा रहे हैं। जो अब आप बताया गया है कि $45 मिलियन उनको पेमेंट कर चुके हैं। जब उन पे आया है यहाँ पे जुर्माना तो वो कहते हैं हम तो नहीं देते। उन्होंने अपनी मर्जी का यहाँ पे आके स्टाल भी करवा ले। और अगली बात चीफ जस्टिस साहब की उनके खिदमत में कि उनको हाई कोर्ट ने स्टे भी दे दिया। सर जरा ये देखते हैं, बड़ा आदमी जो है ना, और इससे पहले आपको याद होगा एतजाज अहसन ने इनको 46 करोड़ रुपया कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो जुर्माना किया था इकबाल जट अहमद पे, उनके JJVL पे, उस पे 10 साल से स्टे चल रहे। एक और इन पे जुर्माना हुआ, यहाँ पे हुकूमत पाकिस्तान ने किया, लाहौर हाई कोर्ट से उन्होंने एक और स्टे ले लिया। ये भी बताया गया वहाँ पे कस्टम जो ड्यूटी देनी थी उसके ऊपर भी स्टे ले हर शे पे स्टे। अगर आपने $1 मांग रहे हैं ओवरसीज पाकिस्तानी से मरने पे होगा, डॉलर आपका ₹3 और बढ़ गया अल्लाह के फजल से। वो जिन्होंने आपको पैसे देने हैं, जो आपको डॉलर आप ले रहे हैं, अब पता क्या हो रहा है हमारे साहब, जरा देखें $1 की भीख मांगी जा रही है। जरा हमारी प्रायोरिटीज देखें। $2,72,000 डेली दिया जा रहा है एंग्रो को, ये जो फर्स्ट टर्मिनल है। और शर्त क्या है, आप बेशक आपका टर्मिनल यहाँ महीनों खाली पड़ा रहे, 2-2 हफ्ते 3-3 हफ्ते, हम आपको डेली देंगे $2,72,000। और इनको अगरचे इनमें कैपेसिटी चार्जेस जो मुझे बताया गया है इनके नहीं है। इसमें सेकंड ये इंक्वायरी सिर्फ सेकंड टर्मिनल की थी। इसकी बात कर रहे हैं। मैं ये जरूर क्लैरिफाई कर दूं कि हमें टर्मिनल सेकंड क्या 3, 2, तीसरा भी, चौथा भी शायद चाहिए। साजिश करके पूरी हो रही है, कैसे चाहिए? वो साजिश करके 6 कार्गो क्लास बुलाने थे, मैक्सिमम यूटिलाइज करना था, 3 कैंसिल करवा दिए गए। अगर ये मैक्सिमम आप आए तो फिर जितनी LNG आएगी, कहते हैं ना कि और 4 बना लें। LNG जितने ये नहीं पूरा हो रहा, अंडर यूटिलाइजेशन है। LNG जो है ना ₹8 की बनती है, तेल ₹13 पर यूनिट कॉस्ट करता है। तो LNG जितनी आएगी उतना हमारे लिए अच्छा कह रहा हूं। आपने टर्मिनल बनाया है, आप उस पॉइंट पे नहीं जा रहे जो बात आज उस मोहसिन अजीज ने जो पिक की है, आप भी थोड़ा पिक करें। आप हर दफा कहते हैं 2-4 और बना लो। भाई साहब वो ये कहते हैं जो आपने दूसरा लगा है उसकी
जरूरत ही नहीं थी, वो यूटिलाइजेशन ही नहीं हो रही उसकी। फ्रॉड करके तो आपका ख्याल है तीसरा बड़ा ईमानदार तरीके से लग जाएगा? हाँ, ये सिस्टम जब तक ठीक नहीं कर रहा, अगर यही कर रहे हैं, बंदा जब कहते हैं ना 2-4 और लगा लें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हजूर वो फिर लगा लेते हैं, फिर कहते हैं इसमें मिलियंस ऑफ डॉलर्स की और गेम खेलते हैं। पहले तो सवाल ये है कि इनको पकड़ना चाहिए जिन्होंने डील की थी इकबाल जेड अहमद और बाकी लोगों से, कि वो जब आपको जरूरत ही नहीं थी और वो वहां पे आपके 54% आपको वो यूटिलाइज हो रहा है, बाकी 46 हो नहीं रहा, आपने कैसे लगाया इसको? जरूरत ही क्या है? आपको जरूरत क्या है? किस चीज की पेमेंट कर रहे हैं? एक तरफ डॉलर मांग रहे हैं और दूसरी तरफ पे आपने 45 मिलियन डॉलर के उनको अदायगी कर दिए, और उनको डेली बेसिस पे एंग्रो को कराची के दो जो सेठ हैं उनको आप दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं उनको वहां पे। ये किस तरह की आपने, और फिर हमारा उसके बाद मजाक भी उड़ता है, कहते हैं जी आप लोगों को क्या पता। ये हमने नहीं कहा जनाब, ये डॉक्यूमेंट सारे अगर स्क्रीन पे दिखे हैं, वहां पे बकायदा ब्रीफिंग में बताया गया कि कारपोरेट सेक्टर जो है आपका, ये पाकिस्तान को और पाकिस्तानियों को कैसे लूट रहा है। आप एक एक डॉलर इकट्ठा करें, डैम के लिए 1 रुपया इकट्ठा करें। जिस पार्टी को आप ये देखें कि 15 साल तक डेली बेसिस पे इन्होंने मुआहदा किया हुआ है कि हम आपको रोजाना $2,72,000 देंगे, इनको अलहदा देंगे। यार यहाँ तो डॉलर लगता है आपको, उसके बाद दरख्तों पे लगते हैं। आपको याद है वहाँ से इंडिया से बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं राकेश वैद, उन्होंने एक दफ़ा ये सारी चीज़ें सुनी हमारे शो पे, उन्होंने मैसेज किया कि पाकिस्तान में तो लूट मची हुई है, कोई हमारे साथ कोई थोड़े से मामलात ठीक करें तो हम आना चाहते हैं, हम पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, यहाँ तो बहुत बड़ा रिटर्न मिलता है कि अगर आप काम ना भी करें तो भी $2,72,000 और वो भी डेली और 15 साल के लिए। सो आमिर साहब, बड़ा फ्रॉड ये है जो इसमें पेट्रोलियम मिनिस्ट्री भी शामिल है। आप इस सियासतदानों को कुछ भी कहें ना, आज के डॉक्यूमेंट्स पढ़ के आपको अंदाजा होता है कि ये जो आपका सियासतदान फिर भी इनकी चोरी पकड़ता है। अब इसमें मोहसिन अजीज ने, उन सेनेटर साहब ने और दीगर ने बैठ के इनकी चोरियां पकड़ी हैं और उनके पास किसी चीज़ का कोई जवाब नहीं है। बाकी मैं असद उमर साहब की भी आपको बताऊं कि जो वो दावे करते थे कि मुझे आने दें, उनकी मेरे पास ना 2 चीज़ें हैं। अगर इन्हें ब्रेक पे नहीं जाना, ब्रेक पे भी मुझे टाइम है, 2 मिनट है अभी हमारे पास। आमिर साहब आप सुने ज़रा, इनको एक ब्रीफिंग दी कि कल आपके साथ पूरी स्टोरी शेयर करेंगे। मैंने कहा आज इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है, डिजेस्ट नहीं होगी लोगों से। लोग कहते हैं हमें बताएं जरा जी ये क्या गलत सही कर रहे हैं, और 3 महीने इनको कुछ नहीं कहना आपने। जनाब इनको एक ब्रीफिंग दी गई 480 बिलियन रुपीस पे सर्कुलर डेट पे, जिस पे अख्तर बुलंद राना जैसे एडिटर जनरल पाकिस्तान की नौकरी गई थी, याद होगा आपको। उसकी इंक्वायरी की किस ने जनाब? उसकी मोहसिन अजीज ने इंक्वायरी की, ये सेनेटर हैं पीटीआई के सर। उस पर शिबली फराज साहब ने इतनी मेहनत करके पूरी रिपोर्ट जमा करवाई है सेनेट ऑफ पाकिस्तान में। एक इन्होंने ब्रीफिंग ली है सर असद उमर साहब ने ईसीसी की मीटिंग में। वो मेरे पास आपको डॉक्यूमेंट्स में कल आपको मैं दिखाऊंगा कि असद उमर साहब ने क्या क्या बड़े इंटरेस्टिंग उसमें फैसले किए हैं। इनको किसी ने समझाया नहीं है कि जनाब जो फैसले आप करने वाले हैं 480 बिलियन रुपीज़ पे, आपका ऑफिशियली तौर पर मैंडेट ही नहीं है, आपके पास वो पावर्स ही नहीं है। वो कल मैं आपके साथ डिटेल से शेयर करूंगा कि असद उमर ने 480 बिलियन के मामले को सेटल करने के लिए ना क्या क्या तजावीज़ मांगी और किससे मांगी हैं, ज़रा जहन में रखें। मोहसिन अजीज़ सेनेटर, ये पीटीआई, वो सेनेट कमेटी में इंक्वायरी करके उन्होंने रिपोर्ट पेश की है, बाकायदा बताया कि फलां चीज़ों में यहाँ करप्शन हुई है। शिबली फराज उन्होंने सर्कुलर डेट की पूरी इतनी रिपोर्ट की, अगेन पीटीआई। 2 पीटीआई के सेनेटर किसी और बेचारे पिछले उसमें 2-3 सालों से लगे हुए हैं ट्रक की बत्ती के पीछे, वो स्कैंडल पकड़े हैं। असद उमर साहब ब्रीफिंग लेते हैं अपनी ईसीसी में, जो फैसला किया ना वो मैं आज आपको नहीं बता रहा मेरे साहब। मैं तो सेटलमेंट से ही डर गया हूँ, क्योंकि ये तो सेटल्ड हो गया है कि सेटलमेंट नहीं हो सकती, क्योंकि सेटलमेंट वो ऑडिटर जनरल और उसके बाद पीएसी डिसाइड कर चुके कि आप तफ्तीश और सजा देनी है कि किसको कितनी सजा देनी है। सेटलमेंट किया हुआ है, हो ही नहीं सकती। असद उमर साहब नैब को केस किया हुआ है, उस पर इंक्वायरीज हो चुकी हैं, इल्जाम साबित हो चुके हैं। असद उमर साहब सेटल करना चाहते हैं, वो जरा कल के लिए रख लेते हैं। वो बड़ा नहीं सेटल कर सकी, 5 साल में नहीं कर सकी, खुर्शीद शाह नहीं कर सका। और लास्टली असद उमर साहब जो उन्होंने एंग्रो पे ब्रीफिंग ली है ना अपनी पुरानी, उन्होंने अपनी उस पे अपने एम्प्लॉयर पे, उन्होंने उस पे भी एक ब्रीफिंग ली है। वापस आए जरा उस ब्रीफिंग में क्या क्या गुफ्तगू हुई और क्या क्या वहाँ चीजें बताई गई। असद उमर साहब ने फिर क्या उस पे फैसले किए हैं, जरा ब्रेक के बाद हैं आपको वो भी बताते हैं सर। चलिए इकबाल साहब, आपकी स्माइल बता रही है, बड़ी दिलचस्प और अहम मालूमात है जो हम छोटी सी ब्रेक से वापस आके अपने देखने वालों के साथ शेयर करने वाले हैं। मगर इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में मंशा बम की गिरफ्तारी से मुताल्लिक होने वाले अहम केस की मुकम्मल प्रोसीडिंग भी आपके साथ शेयर करेंगे कि किस तरह से पीटीआई के ही एमएनए करामत खोकर मंशा बम के पुष्टपनाह निकले। छोटी सी ब्रेक, साथ रहिए।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रज्ञान में हम आपको खुशामदेद कहेंगे। आगे बढ़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट की बात होगी, मगर आप एंग्रो के हवाले से क्लास एंग्रो पे भी साहब जरा उन पे आती थी अच्छी खासी, उस पर तनकीद आती थी एंग्रो पे। असद उमर साहब की वो खुद वहाँ पे रहे हैं, लिहाजा एक उन पे दबाव तो था कि जनाब अब आप आ गए हैं, तो आप उस वक्त क्योंकि ये बातें भी करते थे, तो लिहाजा आप देखें। उन्होंने सर इसी में एक ब्रीफिंग ली है सर, इस पर उनको पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने उनको ब्रीफ किया, जो बातें हम कहते रहते थे वही सामने आई हैं। तो उसमें एक तो वही बताया गया जनाब कि इनके साथ 15 साल का मुआहदा किया गया एंग्रो के साथ, और उनको डेली की बुनियादों पे 2 लाख और 72, थोड़ी सी मेरी उन्होंने तस्वीर भी की है वैसे उसमें, अगर जो वो चीज़ें जब मैंने पढ़ी हैं उसमें, अगर मैं तो कहता था $2,72,000 मैं कहता था, वो $2,72,000 नहीं है, वो $2,72,440 हैं जो डेली के मिल रहे हैं सर। ये एग्जैक्ट जो ऑफिशियल फिगर मैं बता रहा हूँ मैं, $2,42,400, वो भी मैं उसमें डंडी मैं मार रहा था सर। $440 जो उसमें 440 वोल्ट वाला जो उसमें झटका होता है ना, वो शायद हम वहाँ पे कर रहे थे। तो असद उमर साहब ने उस पर ब्रीफिंग ली है सर, उनको बताया कि ये अब फैसला साहब ज़रा असद उमर साहब अब उनके लिए मुश्किल काम है, तो उन्होंने दोबारा उनको कहा है अपने उन्हीं पेट्रोलियम वालों के कि मुझे फिर से नए सिरे से इन चीज़ों को देखें और मुझे आगे फिर बताएं। सर आप इन चीज़ों को यहाँ से इधर से कान पकड़ेंगे, इधर से पकड़े, कोई वेंटेज पॉइंट देखेंगे, हर हिसाब से आपकी पुरानी कंपनी एंग्रो ने ये स्कैंडल किया है। और ये गुलाम सरवर खान जो हैं, खुद अभी उन्होंने लास्ट वीक सुप्रीम कोर्ट के आगे माना है कि इसमें बड़ा उन्होंने फ्रॉड किया है। 3 अरब रुपए का प्रोजेक्ट था, 3 से इन्होंने कोरिजेंडम करके अखबार में दोबारा इश्तिहार देके उसको 13 का करवाया आमिर साहब। डेली के इन्होंने कैपेसिटी चार्जेस में डाले इन्होंने, जो इनके साथ अपने साथ इन्होंने ज्यादती की, काम हो ना हो डेली के उनको पैसे मिल रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें उसमें हैं जो मेरा ख्याल है अगर असद उमर साहब रिपोर्ट मंगवा लें, असद उमर को जो ब्रीफिंग लेनी चाहिए ना, एक तो उन्होंने ले ली है जनाब के एंग्रो ने क्या क्या किया, अब एक ब्रीफिंग नैब से भी ले लें कि मुझे ब्रीफ करें एंग्रो पे आपकी इन्वेस्टिगेशन की जो थी उसमें एंग्रो ने कहाँ चीज़ें गलत की। उनके पास बहुत सारा डाटा भी है, इंफॉर्मेशन भी है, डॉक्यूमेंट्स भी हैं। सो इस वक्त असद उमर साहब के पास जो 2 बड़े बिग चैलेंजेस हैं ना आमिर साहब, 480 अरब को कैसे सेटल करना है, सेटल आप अगर आपको तो मैंने कुछ चीज़ें दिखाई हैं सर, आप देख चुके, कल दिखाएंगे बाकी चीज़ें अपने नाजरीन को। और दूसरा वो जो टेस्ट है वो एंग्रो है, एंग्रो पे जिस पे इन्होंने ब्रीफिंग ली उसकी डिटेल भी बताएंगे आपको कल। मैं थोड़ा सा उनका आपको पता है गुड कॉप बनने की कोशिश करता हूँ उससे, दामर साहब मुझे उनसे बड़ी उम्मीदें हैं। पर वो मालिक साहब के प्रोग्राम में देख रहा था, उन्होंने कहा कि मैंने मंगवाया है कि इसका रिटर्न रेट देखना है कि इसमें मुनाफे का परसेंटेज कितनी है। तो वो जिस तरीके से सिर्फ ये गुजारिश है कि जब ये देखें, ये वो कहें कि जी 15-20% इसका मुनाफा है, तो वो फार्मूला देख लीजिएगा जिसके तहत उन्होंने ये फार्मूला बनाया हुआ है। मुझे उसके ऊपर बड़े शक हैं कि जिस तरीके से ये बता रहे हैं अपने, फॉर एग्जांपल मैंने बताया कि टोटल 130 मिलियन की FSRU निकाल के इनकी इन्वेस्टमेंट थी इकबाल ज़ैद अहमद साहब की, $45 मिलियन जो है वो कैपेसिटी चार्जेस में दे रहे हैं। अभी सालाना प्रॉफिट की तफसील नहीं आई, वो लगा लें तो वो 130 में से जुर्माना देना था उसका स्टे ले लिया, जो जुर्माना देना था कस्टम के लिए भी वो ले लिया। अपना पैसा है ही नहीं है, जो देने हैं वो उसके लिए वकील हाजिर हैं, जो लेने हैं वो जो है ना वहाँ पे वो लेने के लिए अंगूठे वहाँ भी वकील आ जाता है। सही है, ठीक है। असद उमर साहब से क्लास साहब आगे बढ़ जाते हैं, PTI को लेके आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर तो हम नए पाकिस्तान को सोचने के लिए आए थे कि अब नया पाकिस्तान हमें देखने को मिलेगा, बहुत कुछ चेंजिंग्स होंगी, मगर PTI तो कोई पुरानी तर्ज पे चलने के लिए जहाँ पे नून लीग चल रही थी। बात यह है कि मुझे उनका हमारे बड़े मोहतरम है मेरे लिए और बड़ा मेरे दिल में बड़ी इज्जत है उनके लिए, हसन निसार ये बड़े कालम निगार हैं, अच्छा बोलते हैं, मैं खुद बड़ा एडमायरर हूँ। वो एक ना जुमला कहते होते हैं, लिखते होते हैं, अब नहीं कहते, पहले कहते थे वो, अब मेरा ख्याल है अब अगेन उनके मुंह से सुनो बड़ा अरसा हो गया, TV शोज़ पे कहते हैं कि पाकिस्तानी कौम वो है, हम जिसमें शामिल हैं, जो एक साइड से हराम गोश्त डालती है मशीन में और उम्मीद करती है कि दूसरी साइड से मशीन उनको हलाल गोश्त निकाल के देगी। ये बड़ा खूबसूरत जुमला, सम्स अप। तो जनाब अली इसमें हैरानी की कौन सी बात है? अब जब अगेन चीफ जस्टिस साहब की जरूरत थी जो उन्होंने कर दिखाई है सर, मेरा ख्याल है फिर वो ये भाषण हमें चीफ जस्टिस साहब को भी देना चाहिए था। सर जी 3 महीने तक आपने कुछ नहीं करना, आपने हमारे किसी MNA को नहीं छोड़ना, आपने हमारे अगर छेड़ना सॉरी हमारे किसी आपने MPO को कुछ नहीं कहना। वहाँ पे नसरुल्लाह दरीशक और यहाँ पे मलिक जुल्फ़कार थे चकवाल में जो थे, ये जाके वहाँ पटवारियों को ट्रांसफ़र करवाएं, पोस्टिंग करवाएं, आपने नहीं बोलना सर। ये जुर्रत इस मुल्क में इस वक्त सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ही कर सकते थे कि उन्होंने इनको बुलाया। आखिर कोई बंदा तो है जो थोड़ा सा ताकतवर आदमी पे हाथ डालने की जरूरत रखते हैं आमिर साहब, वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार साहब हैं जो इस वक्त कर रहे हो आके कर रहे हैं। इस पे आपने अब 24 घंटे से ज़्यादा गुजर गए, कोई इमरान खान साहब का बयान सुना हो कि थोड़ी सी कि जनाब के मेरे MP MNA ने क्या कर दिया है? कोई PTI की पार्टी की तरफ से आपने कोई सर स्टेटमेंट आया हो कहीं से
कि जनाब कोई इनको शो काज नोटिस किया गया हो कि तुम लोगों की वजह से, तुम जो इलेक्टेबल थे हमारे लिए इतनी बड़ी एम्बेरसमेंट हुई है कि हमें कहा गया कि तुम लोग बदमाश बन गए हो, और पीटीआई वहीं से शुरू करे जहां से नवाज लीग ने शुरू किया था। बात जो होती है थोड़ी सी हाई मॉरल ग्राउंड की, कोई हुकूमत हो, बंदा हो, सोसाइटी हो, वो हाई मॉरल ग्राउंड पे जज होती है। सर आप लोग ये हाई मॉरल ग्राउंड लेते थे कि यहाँ नवाज लीग जो है ये करप्शन में आगे जा रही है, ये स्कैंडल्स कर रहे हैं, इनके लोग जो हैं इलेक्टेबल हैं वो वहाँ थाना कचहरी की मदद से बदमाशी करते हैं, उन्होंने पुलिस को, ब्यूरोक्रेसी को पोलिटिसाइज किया हुआ है, ये लोग सारे गुलाम बने हुए हैं, इनके जरिए पूरे माशरे पे दहशत का राज है। व्हाट अबाउट योर ओन एमएनएस एंड एमपीज? 24 घंटे से डेड साइलेंस है आमिर साहब, जैसे इस मुल्क में वाकई नहीं हुआ। भाई आप लोग इतनी बड़ी हाइप के साथ आए थे, बड़े लोगों को उम्मीदें लेके आए थे, लोगों के बच्चे मरे आपकी तहरीक में, लोग जख्मी हुए हैं, जेलों में गए हैं, आपके लिए पत्थर खाए हैं उन्होंने, मारें खाई हैं, किसी जगह से कोई एक बयान भी नहीं आया आमिर साहब, और इसको किसी ने डिस्कस भी नहीं किया, ना किसी के लिए खबर बनती है, ना पीटीआई के सपोर्टर के लिए खबर है। उन्होंने भी ऐसी ब्रेन वॉशिंग कर दी है हमारी नौजवान नस्ल की कि वो कहते हैं नहीं, ये अगर इन्होंने बंदे मार दिए हैं, इन्होंने कब्जे कर लें। दूसरी तरफ ओवरसीज पाकिस्तानी को कहा जाता है इन्वेस्टमेंट करो, इन्वेस्टमेंट करने के लिए वो आए, आगे इन्होंने मनशा बम, नाम सुने, मनशा बम रखा हुआ है इन्होंने जनाब, वो और उसको कोई नहीं पकड़ सकता। और मनशा बम ने आगे 2 बम और रखे हुए हैं, नदीम अब्बास रखा हुआ है और करामत खोखर रखा हुआ है, और उन दोनों ने वो जो बम है, ये करामत मुगल और नहीं करामत खोखर, आपके खोखर साहब और नदीम ने, उन्होंने आगे से एक पूरी पार्टी रखी हुई है जिसका नाम तरीके इंसाफ है। जरा इसका साइकिल देखे आमिर साहब कैसे कहाँ पर मिलता है। बात ये क्लास साहब के पिछले चंद सालों में या दहाइयों में शहरों के इर्द गिर्द जो मजाफा आता है वहाँ पे वो सारी जो ज़रूरी ज़मीनें थी वो लैंड माफिया के आगे भी हैं। सो वहाँ बदमाश बम राज है हर जगह, हर शहर, वैसे ये अच्छी टर्म है, हर शहर के इर्द गिर्द बम राज है, और इस तरह के 2-4 बम हैं, और वो नेक्सस होता है पॉलिटिशियन का, ब्यूरोक्रेसी का और बमों का। तो ये इन्होंने मैसेज जो दिया था हमें, जो है, मैं वैसे पीटीआई पे आपसे बात नहीं करता, पीटीआई के जो वर्कर है, आप देखिएगा, आपसे हमारे ये नून लीग का वर्कर नहीं है जो कि नवाशी सज्जा साहब वो कहीं चुप करके कहते रहे और जी शेर शेर है, आ गया शेर, वो ऐसा नहीं है। यहाँ पे एमएनएस को 5 साल किसी को घास नहीं डाली गई थी। असदुर रहमान बोला था, उसको भी चुप करके उन्होंने 2 धमकियां देके चुप करके बैठा दिया था। उनके इलेक्टेबल्स होते थे, उनके भी इलेक्टेबल्स थे, उन्होंने अपने इलेक्टेबल्स को काबू करना वो जानते थे, एक रिश्वतस्तानी से और एक ओरिजिनली उनकी सुन लेते थे। इनका पीटीआई वर्कर रिएक्ट करेगा इसके, मगर ये मैसेज सिर्फ बम पे नहीं दे रहे, जितने भी अब तक 1 महीने में वो कह रहे हैं कि 3 महीने तक ना बोलें, बस स्टार्टिंग में रिजवान गोंदल जो है वहां से मैसेज आ गया, फिर ये 2 उसके आए, ये कहा जाना था, चाहिए था कि जनाब यहाँ पे तरीकाकार आपका गलत है, मगर ये एमएनए भी गलत है हमारे, उनको ये डांटा गया नहीं, उन्होंने फिर ब्यूरोक्रेसी को कल तफसील बताएंगे जो कि उनमें अच्छे बुरे हैं, आप जो अच्छे हैं उनकी तफरीक करें, बुरों की आप सजनिश करें। उन्होंने इकट्ठे मिला के 2 बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसों में इमरान खान साहब ने कहा है यहाँ सारे ही अच्छे हैं और आपको कोई हाथ नहीं लगा सकता, तो वो तो बेचारे लुटियाँ डाल रहे हैं। वो जो डरे हुए थे कि 10 साल में शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब ने कोशिश की थी कि अगले 50 साल का हम अपना स्ट्रक्चर रजीम बना के जाएंगे कि जो भी हुकूमत होगी हमारी रहेगी, और वो कामयाब हो गए हैं। कल इसकी तफसील बताएंगे कैसे बाय डिज़ाइन उन्होंने अपने बंदे प्लेस करवाए हैं, और इमरान खान साहब उस ट्रैप में ब्यूरोक्रेसी के भी आ गए हैं और ये बमों के ट्रैप में भी आ गए। एक नया बम ले ये आपकी पीटीआई ना वहाँ लाहौर में, वो है हुमायूं अख्तर खान। हाँ सच है। जरा देखें सी वैसे आमिर साहब कैसे कैसे बम तलाश किए जा रहे हैं। मैं देख रहा था साद रफीक का ट्वीट, साद रफीक साहब ने इनकी एप्लीकेशन जो थी नवाज लीग के लिए टिकट लेने के लिए हुमायूं अख्तर ने अप्लाई किया 2018 के अभी के इलेक्शन में 3 महीने पहले। 3 महीने पहले उन्होंने टिकट के लिए अप्लाई किया कि मुझे लाहौर से टिकट दें। इन्होंने हुमायूं अख्तर साहब ने सियासी बम जो हमारे नए आ रहे हैं, उन्होंने नहीं दी टिकट उनको, सर इलेक्शन नहीं लड़े। अब उन्होंने जाके इमरान खान साहब से पीटीआई से टिकट ले लिया, नया सियासी बम आपका आ रहा है। सर मुझे समझाएं ये जो कल्चर फिर कैसे आपका चेंज हो सकता है? कैसे आप लोग कहते हैं भाई उसमें, अच्छा वो उसमें वलीद इकबाल थे, इलामा इकबाल के वो पोते थे, हार जाते जी, तो पहले कौन पैसा नहीं है जी उसके पास, कि पैसा नहीं है, ये आर्गुमेंट दिया गया कि हुमायूं अख्तर पैसा खर्चता है। आप मुझे समझाया जाए कि मुसवा खर को तो सराइकियों ने हराया वहां पे, न है निकम में पसमानदा, उन्हें तो अकल ही नहीं थी कि उन्हें जनाब इलेक्टेबल को हरा दिया। अब मैं जरा देखना चाहूंगा वेरी कीनली कि लाहौर का जो क्राउड है वो वलीद इकबाल को तो हरा देते, भाई सारे कहते हैं पीटीआई वाले कि जनाब के वलीद इकबाल को टिकट देते, वलीद ने हार जाने पर। अब देखते हैं कि कैसे सारे पढ़े लिखे एक इलेक्टेबल को, जो ये जुलाई में
नवाज शरीफ के लिए वो इलेक्शन लड़ना चाहता था, अब वो पीटीए में जरूर। सो इट्स अ टेस्ट, आपका भी टेस्ट है क्योंकि आप भी लाहौरी हैं, मैं भी एज ए उसको कहते हैं स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स के तौर पर देखना चाहता हूँ कि ये जो नया सियासी बम छोड़ा गया लाहौर में हुमायूं अख्तर की शक्ल में, लाहौरी क्या करते हैं। ये जीत के भी हुमायूं अख्तर क्या पीटीआई हार जाती है, वो इसलिए कि इनको एक सीट से कोई फर्क नहीं पड़ता, इनकी हुकूमत खतरे में नहीं है। अब इनको अच्छा इमेज चाहिए था कि जनाब ये 100 दिन में हमने ये कमाल कर दिया, तो लोग इनकी जो अच्छी बड़े अच्छे काम कर रहे हैं, ये बहुत ज्यादा टास्क फोर्स से बनी हुई, हमें उम्मीद है उससे बड़ा अच्छा काम निकलेगा। लोग भूल के ना हुमायूं अख्तर इनको याद कराते रहेंगे, ये बम की जिक्र होता रहेगा, या खुसरो मुख्तियार का जिक्र होता रहेगा, या ये रिजवान गोंदल का जिक्र होता रहेगा। इनके सारे अच्छे काम ये रोज एक नया बम दे देते हैं। ये कहते हैं आप भूल ना जाए, ये नया बम ले लें। ये बम जो है, बम राज आपने बड़ी अच्छी टर्म निकाली है, तो इंशाल्लाह आइंदा आने वाले प्रोग्राम्स में भी बम राज का जिक्र होता रहेगा। मगर जब छोटी सी ब्रेक से हम लोग वापस आएंगे तो ये जानने की कोशिश करेंगे कि रेलवे पहले ही बदतरीन खसारे में चल रही है, तो आखिर शेख रशीद साहब ने सैकड़ों भर्तियों का इश्तिहार किस बुनियाद पर दे दिया। और इसके साथ साथ वजीर माहौलियात मलिक अमीन असलम प्रोग्राम मुकाबिल को मौक़िफ़ देते हैं कि सीडीए ने अब की बार कोई नया दरख्त नहीं काटा, मगर सीडीए ने रातों रात क्या कार्रवाई कर डाली, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। साथ रहिए। के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। वज़ीर रेलवे से मुताल्लिक बात होगी, मगर बम राज से मुताल्लिक आप बात आगे बढ़ाना चाह रहे थे। हम यही जो ये बाई इलेक्शन चल रहे हैं उसमें इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये हुई है कि जो प्रोविंशियल असेंबली में मुल्तान से सलमान नईम साहब ने, जिन्होंने शाह महमूद कुरैशी साहब को हराया था और उनके जो ख्वाब थे चीफ मिनिस्टर पंजाब बनने के, वो चकनाचूर कर दिए थे, तो वो उनका जो है वो कैंसिल हो गई है अदालत के ज़रिए। वो है अगर वो जो है स्टे उनको नहीं मिलता तो फिर ये क्वेश्चन आ जाएगा, क्या शाह महमूद कुरैशी साहब, पहली बात तो ये है कि वो अपनी फॉरेन मिनिस्ट्री छोड़ के ये बाई इलेक्शन लड़ेंगे और फिर वो दोबारा चीफ मिनिस्टर बुज़दार साहब की बनना चाहेंगे, और दूसरा ये खासा बेहतर बता सकेंगे कि मुल्तान के लोगों के लिए भी वही बम क्वेश्चन है। बम क्वेश्चन इज ऑल्सो नॉट जस्ट फॉर लाहौर बट ऑल्सो फॉर पीपल ऑफ मुल्तान, कि वेदर ये लड़का दोबारा अब उम्र का शायद हो गया, ये लड़ता है या शाह महमूद कुरैशी से लड़ते हैं या कोई लड़ते हैं, तो वहाँ भी ये बम क्वेश्चन है कि वो किसको वोट देंगे। मतलब ये आप ही बताएंगे। इन्होंने एक लम्हे उधार नहीं रखा। मुल्तान का जवाब मैंने, अगर मुल्तान के साथ मैं इनका वैसे अगर मैंने सियासी बम वो हुमायूं अख्तर का यहाँ से निकाला लाहौर से, तो इन्होंने मुल्तान से निकाल दिया। चले देखते हैं सर कि मुल्तान के लोग क्या करते हैं। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग। फिर ये भी तो देखना पड़ेगा कि लड़का सलमान जो है वो पीटीए में भी शामिल हो चुका है, वजीर था वहाँ पे इनका, अब चूंकि उसकी उम्र सुना हो गई है, आप वो अप्लाई दोनों करते हैं, अगर शाह महमूद कुरैशी साहब भी करते हैं और वो लड़का सलमान भी करते हैं। देखना ये होगा इमरान खान साहब जो हैं वो किसको टिकट देते हैं। अगर वो देते हैं शाह महमूद कुरैशी साहब को टिकट, तो इसका मतलब है बुज़दार साहब वाली बात तो सारी कहानी थी फिर, कि वो 3 महीने वाली जो चलती रहती हैं बातें। मुझे लगता है फॉरेन मिनिस्ट्री इतनी तस्खीर करके आ रहे हैं, चलें लेट्स सी सारे पता कर लिए हैं। आमिर भाई बात सुने, वो पंजाब की राजधानी जो है ना, पंजाब की 12 करोड़ का सूबे पे हुकूमत करना और यहाँ एक फॉरेन ऑफिस की छोटी सी बिल्डिंग, बड़ा आइडियल है पंजाब। आमिर साहब आप नहीं समझते, वही वाली बात है। चले आगे चलते हैं। चलिए जरा क्वेश्चन इस पे उठा दिया, मगर क्वेश्चन इस पे भी है क्लासा साहब, जो सैकड़ों भर्तियां इस वक्त सामने आ रही कि रेलवे में जगह है, चाहिए भी लोग, तो ये कीमतें सर खसारा पूरा कहाँ से होगा? जरा मजे की बात है, आजकल हर तरफ खसारा 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 वो बता रहे हैं। वो फवाद चौधरी साहब हमारे दोस्त ठीक बता रहे हैं, हर महकमे में ये कुछ हुआ है, भर्तियाँ भी हुई हैं, वहाँ पे लॉसेस भी हैं, 1200 अरब के हमें बताए जाते हैं सब में। और सबसे बड़ा लॉसेस जो है ना, जो लॉस मेकिंग है, वो उसमें रेलवे भी शामिल है। सबसे ज़्यादा स्कैंडल अगर आप ये कभी देखेंगे ना, तो आपको 2-3 महकमे मिलते हैं। वापडा में मिलेंगे सर सबसे ज़्यादा, आपको NHA में मिलेंगे, आपको रेलवे में मिलेंगे, मेन जो बड़े हैं मिग। अब शेख रशीद साहब ने सर बड़े मजे से चुपके से, वो पुराने खिलाड़ी हैं, शेख साहब को पता है। अब इलेक्शन हो रहे हैं, बाई इलेक्शन पिंडी में हो रहे हैं, इस पे भी हम बात करेंगे कैसे तमाम फैमिली के लोगों को दोबारा टिकटें दे गई हैं। वो पीटीए वाले वर्कर उनके उठा के बाहर फेंक दिए। शेख साहब ने एडवर्टाइज एक इश्तिहार दे दिया सर अखबार में। उन्होंने कहा जनाब एक तरफ हमें बताया जा रहा है कि बड़ी अरबों रुपए के घपले हैं, यहाँ पे बर्बादी हो गई, तबाही हो गई, पैसा नहीं है, तनख्वाहों के पैसे नहीं है। अब शेख साहब ने भतीजे को इलेक्शन जितवाना है सर। कल के अखबार में बड़ा इंटरेस्टिंग ऐड आया, हालांकि मैं ऐड देखता नहीं हूँ, बाई चांस मेरी आंख पड़ी उस पर। तो शेख साहब ने जनाब यहाँ सैकड़ों के हिसाब से उन्होंने पिंडी डिवीजन में
उन्होंने जनाब असामियां दे दी हैं पिंडी में, रेडियो से निकाल रहे हैं, सरप्लस स्टाफ है, रेलवे में रख रहे हैं और रेलवे बिल्कुल प्रॉफिट में है। रेडियो वालों को रेलवे में कर दे, काम तो एक ही है ना, ट्रेन ही चलानी है ना। चला लेंगे। शेख साहब ने जनाब यहाँ सैकड़ों के हिसाब से उन्होंने पिंडी डिवीजन के लिए सीटें दे दी हैं। अब इन तमाम से अप्लाई करवाया जाएगा, पिंडी वाले जितने भी हैं भाई, आगे इलेक्शन आ रहा है सारे का सारा, और इलेक्शन से 10-12 दिन पहले ये एडवर्टाइजमेंट आ रही है और भतीजा इलेक्शन लड़ रहा है। तो शेख साहब बड़े वो समझदार हैं, उन्होंने कहा पिंडी वालों को जरा, पिंडी वाले यार मेरा पिंडी था वो बड़ा एक वो है, तो उन्होंने कहा पिंडी वालों को जरा हम थोड़ी सी कहानी डाल लेते हैं कि भाई साहब मेरे हाथ में इतनी इस वक्त नौकरियां हैं, मेरे पास ये आपको जॉब्स भी दे सकता हूँ, चीज़ें भी लेनी है तो आए। मेरा ख्याल है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है ये सारी चीज़ें उसके अगेंस्ट आते हैं, क्योंकि शेख साहब की छोड़ी हुई वो जो उस पर आ रहे हैं, सीट पे आ रहे हैं, लिहाजा इस पे मेरा ख्याल है शेख साहब पहले तो ये बताएं कि इतनी बड़ी उसके बाद जब हो रही है आपके घाटे में जा रही हैं, आप तो घाटा कर रहे हैं, घाटे में होते शेख साहब कैसे नौकरियां दे रहे हैं? आप भी वही काम कर रहे हैं इलेक्शन के लिए नौकरियां। आपको पता है वो एक जो है ना टीवी स्टार बन चुके हुए थे, अब जाके ना वहां पे भी अब वो तरीका तो आ गया, तो रोज एक आधी ना आई बॉल्स को कैच करने के लिए एक रोज की दुर्फिंतरी छोड़ देते हैं कि फॉर एग्जांपल आज ये ट्रेन इफ्तिकार या आज जो था ना फैसलाबाद की ट्रेन, और मैं हालांकि बड़ा ख्वाजा साद रफीक का नाक़िद रहा हूँ और अभी भी हूँ पैरागॉन के हवाले से आशियाना बड़े सवाल आते हैं, मगर ये एक महीने में तो फैसलाबाद की ट्रेन नहीं चली हुई, इसको कुछ महीने तो होंगे, मेरा ख्याल ये उनके दौर की विजिबिलिटी बनी होगी, एक महीने में 22 दिन में ट्रेन नहीं चलती। सही है, ठीक है, चलिए क्लास अब जरा आप आगे बढ़ते हैं और सीडीएस से मुताल्लिक़ बात करते हैं। बड़ा दिल दुखता है थोड़ा सा, लोग हमारे साथ लड़ते भी हैं, अब क्या करें, मतलब समझ नहीं आती क्या करें, हम किधर जाएं। इश्यूज इतने ज़्यादा, मतलब हमें उम्मीद थी कि पीटीआई वाले बड़े अच्छे लोग हैं, अभी भी है कोई थोड़ी हद तक उम्मीद बची हुई है, ये पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार हैं, और कुछ नहीं तो यहाँ पे माहौलियात को समझते हैं, और इनकी बहुत बड़े इनका कारनामा भी है, बिलियन ट्री इन्होंने वहाँ पे ये KPK में किया, अमीन असलम साहब का बड़ा रोल है, बड़ा काम किया, बड़ा अनतक आदमी है, नौजवान है, पढ़े लिखे हैं, उनसे बड़ी हमें उम्मीदें हैं कि वो आएंगे। और इमरान खान ने अच्छा किया कि उनको मिनिस्टर लगवाया कि जिस बंदे की एक्सपर्टीज़ है वही करे, अच्छा बंदा। मैं समझता हूँ अगर मुझसे पूछें तो 4-5 राइट वो कहते हैं राइट प्लेस पे राइट लोग लगाएं, अमीन असलम उनमें से एक हैं। पर्सनली आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हिम। अब सर आमिर साहब ने उन्होंने काम किया है, जो ही हुकूमत बदली है, सीटी वाले तो बाज नहीं आते, क्रिमिनल एलिमेंट तो हर जगह बैठे हैं, उन्होंने कहा जनाब ये तो पैसा लगा हुआ है हमारा यहाँ पे, हमारे जो ठेकेदार से उन्होंने एडवांसेस पकड़े हुए हैं सामने, अब वो कैसे मरने दे इस प्रोजेक्ट को? अंदाजा करें, किसी से नहीं डरते। इनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने रोका सर, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के भी अहकामात की खिलाफ वर्जी की। मैं बताता हूँ इस पर काजी फैज़ ईसा साहब और उनको अजमत सईद साहब को इनको बुला के इनको सजाएं देनी चाहिए। ये सारी चीज़ें आपके सामने अभी लेके आते हैं। हमारा ये ख्याल था कि ये प्रोजेक्ट रुक गया है, अब इसको लेवल करके दोबारा मिट्टी डाल के जो दरख्त, इन्होंने 300 दरख्त काटे हैं 1.5 किलोमीटर के फासले पे, 360 साल पुराने उन पे दोबारा दरख्त लगा दिए जाएंगे। अब इन्होंने 3-4 दिन पहले काम किया, मैं गुजरा वहाँ से, आमिर साहब वहाँ पे फिर बुलडोज़र शुरू, फिर वही काम, दरख्त काट रहे थे। तो मैंने उस पर ट्वीट किया क्योंकि वीकेंड पे शो नहीं था हमारा, उस पर जनाब सारे पल पड़े। उन्होंने कहा जनाब हो ही नहीं सकता, जनाब मुमकिन ही नहीं है। ये तस्वीरें देखें आमिर साहब, ये मैंने खुद ली हैं सर, ये वो दरख्त थे जो रोड के ऊपर हैं, जो उस वक्त रोक दिए गए थे जब हमने शोर मचाया और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर नोटिस लिया। ये आप जरा सर सब्ज देखें और लेन देखें कहाँ तक जा रही है सर। ये सारे फोटो मैंने खुद लिए, डेट के साथ, मेरे कैमरे में डेट भी सेव है इसकी सर। ये तस्वीरें मैंने ली, मैंने ट्वीट की। अब असद उमर को सब लोगों ने टैग किया कि इसका जवाब नहीं, असद उमर साहब ने किसी को जवाब नहीं दिया सर। हालांकि असद उमर साहब जब हमने आके लास्ट टाइम यहाँ पे आके शो किए, वहाँ प्रेस क्लब के इस्लामाबाद में सेमिनार हुआ, प्रोटेस्ट हुआ, असद उमर साहब के पास बकौल उनके मेरे पास बहुत बड़ा प्लान था, सीटी ने मेरी सुनी नहीं है, एक दरख्त भी ना काटना पड़ता। अब असद उमर साहब गायब हैं, जब से दरख्त काटने उन्होंने बंद कर दिए, आके दोबारा शुरू किए। उनका खैर उनकी मेहरबानी, मुझे उनका मलिक अमीन असलम साहब का आज मैसेज आया, उन्होंने जनाब कि मैंने चेक करवाया है, उन्होंने एक प्रेस रिलीज भेजी, उनके बकौल जी मुझे सीडीए ने कहा है जी एक दरख्त भी नहीं काटा गया, जो पिछले दरख्त कटे हुए थे उसकी हमने खुदाई की है। मैंने उनको भेजी हैं तस्वीरें, मैं कहा मलिक साहब ये देखें, पहले तो वो जरा वो दिखाएं ग्रीन जो मैंने आपने 1 मिनट पहले दिखाए थे, ये अब ये देखें। ये मलिक साहब को मैंने 10 तस्वीरें भेजी। मैं कि मलिक साहब, मैं कि कल शाम इतवार की शाम तक ये सारी मैं कि दरख्त इसी रोड पे जहाँ पे रोड बन रहा, रोड के मिडल में है ये सारे दरख्त, ये कल तक मौजूद थे। अब जरा वो दिखाएं कि रात की तस्वीरें जाके मैंने लिया मेरे साहब, ये देखें इन्होंने रात को ऑपरेशन किया सर, इन्होंने तमाम दरख्तों की लेन उड़ा दिए, जितने दरख्त आप देख रहे थे सर, ये सीडीए ने उड़ाई है। उड़ाने के बाद उनका करेज देखें सीडीए के क्रिमिनल इनके अफसरान की, कि उन मिनिस्टर को झूठ बोल रहे हैं कि जनाब हमने एक दरख्त नहीं काटा। अब मैंने मलिक उनको अमीन असलम साहब को मैसेज किया है, मैं कि सर आप एक काम करें, मेरे पास ये सारे सबूत हैं कि इतवार के दिन तक शाम तक ये दरख्त मौजूद थे वहाँ पे। आप कल आप जाएं, मुझे दरख्त पैदा करके दिखें, सीडीए को कहें। तो कल मलिक अमीन असलम साहब वहाँ पहुँच रहे हैं सर, 11 बजे उन्होंने आना है।
उनको सीडीए कल ये दरख्त प्रोड्यूस करके देगा। ये रात की पिक्चर्स में बता रहा हूँ, जो रात को इन्होंने दरख्तों को काटा है, सारी जगह इन्होंने क्लियर की है, और ये कोई 2-4 दरख्त नहीं थे। अगर मलिक अमीन असलम साहब कल हो जाएं कैल कि उनके साथ कितना बड़ा हाथ किया है, कितना बड़ा सीडीए चेयरमैन ने झूठ बोला है सर, न सीडीए अफसरान ने बोला है, इन तमाम लोगों पे करवाएं पर्चे, इनमें कराएं मुकदमे। तो शरीफ आदमी है, उनके आगे झूठ बोलना क्या है? या वो कलीम इमाम साहब चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब के पास झूठ बोल के चले गए हैं, 3 दफा पर्जरी कर गए हैं कि मैं तो जी वहाँ पे इस्लामाबाद में था और कॉल रिकॉर्ड मौजूद था कि वो लाहौर में था। तो कल देखते हैं मलिक अमीन असलम साहब अब क्या करते हैं। मैंने तो उनको ये कहना है सर, जिन्होंने झूठ बोला आपके साथ, आप इनको जेल करवाएंगे तो मैं मानूंगा कि मिनिस्टर की बढ़िया, या मलिक अमीन असलम जेंटलमैन है, इमरान खान साहब को जाकर इस्तीफा दे देंगे, हजूर आप जाने, आपकी वजारतें जानी है। अगर इस तरीके का आपने मुझे आगे लोगों ने झूठ बोल के मुझे मीडिया के सामने एम्बेरस करवाना है, उससे तो अच्छा मैं घर चला जाऊं। इज्जत है, उनकी कैपेसिटी भी है। सो ये जनाब अब देखते हैं कि ये है कि कल सीडीए दरख्त कहां से लगा के गमले पौधे जो है ना वहां पे मलिक अमीन असलम साहब को दिखाते हैं हमने दरख्त। चलिए अब ये देखना होगा कि कल के विजिट के बाद सीडीए अपना दिफा किस तरह से करेगा। इसके साथ ही प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचता। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।